Good evening, friends. So I won't welcome you because I'll welcome you very soon when you become a chartered accountant. So this class is basically for the November 16 examinations. आप लोगों ने जिन्होंने लास्ट मई में या फिर लास्ट ईयर क्लासेस की थी, फाइनेंस एक्ट 15 हमें कवर किया था. सो अभी भी फाइनेंस एक्ट 15 आपके लिए एप्लीकेबल है. सिर्फ कुछ केस लॉज हैं, सर्कुलर्स हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है. प्लस मुझे मालूम है आपको आरटीपी से बहुत डर लगता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, तो मैंने उसे भी पूरा कवर कर लिया है ताकि आप लोग उसमें लेबर ना करें. इनफैक्ट मैंने ये क्लास लास्ट वीक करी थी, एक अलग से स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट आधे घंटे बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझसे मतलब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं की गई. विदाउट स्टूडेंट्स आई कैन नॉट रियली टीच, तो मुझे फिर वो बंद करना पड़ा. ऑल तो मैंने आज भी बड़ा क्लियर मैसेज नहीं दिया था कि मैं क्लास लाइव लूँगा, तो आई सिंपली सेड कि एक वेग मैसेज दे दो कि अगर 20-25 लोग आ जाएंगे देन आई कैन टीच प्रॉपरली. ओके, you have this handout with you, a very small handout of 18 pages, converted into 9 pages by having the photocopy on both the sides. So सबसे पहले जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है ICDS, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम. आपने देखा था मैं क्लासेस में भी ICDS नहीं करा पा रहा था क्योंकि उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. आप लोग भी मुझे मैसेज भेज रहे थे कि आपने क्लास में ये पढ़ा दिया है, ICDS में ये लिखा हुआ है, वो प्रॉब्लम्स हैं. तो गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ICDS को डेफर कर दिया. असेसमेंट है 17-18, बट मुझे लगता नहीं वो वहाँ पर भी आ पाएंगे. सो बट फॉर योर एग्जाम द ICDS आर नॉट एप्लीकेबल. सबसे पहले एक अमेंडमेंट करते हैं. ये अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू आई है. आपने सेक्शन 47 पढ़ा था कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स. अगर बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट होता है, तो 47 का क्लॉज 10 कहता है देयर इज नो ट्रांसफर. बताइए, अगर बॉन्ड मैंने परचेज किया था, लेट्स से ऑन, सेल फोन ऑफ करिएगा प्लीज. मैंने बॉन्ड परचेज किया था 1/1/2010 को, और ये बॉन्ड मेरा कन्वर्ट हो रहा है शेयर में ऑन 1/1/16, और मैं इस शेयर को फिर सेल कर रहा हूं 2/3/17 को. लिखिए मत, इट्स गिवन इन द हैंडआउट. द सेम एग्जाम्पल इज गिवन इन द हैंडआउट. तो आपको याद होगा मैं हमेशा कहता था जब लिखना होगा बता दूंगा लिखना है, अदरवाइज सुनते रहिए. तो आपको याद होगा हमने क्लास में किया था कि जो होल्डिंग पीरियड ऑफ बॉन्ड है उसे हम काउंट नहीं करेंगे. द होल्डिंग पीरियड ऑफ बॉन्ड विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमिनिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स. तो आपके जो मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया है उसमें हमने 1/1/16 से लेकर 1 मार्च 17 तक होल्डिंग पीरियड माना है. इनकम टैक्स रूल्स के थ्रू इन्होंने अमेंडमेंट की है, एंड दैट्स अ वेलकम अमेंडमेंट, कि अगर बॉन्ड आपने परचेज किया 1/1/2010 को, ये कन्वर्ट हो गया शेयर में 1/1/16 को, और शेयर को फिर आप सेल करते हैं, तो इस शेयर की होल्डिंग पीरियड कब से ली जाएगी? जब से आपने बॉन्ड परचेज किया था. आई थिंक दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड अर्लियर ऑल्सो, बट लॉ में ये कमी थी. जैसे कि याद होगा अमलगमेशन के केस में, अगर मुझे अमलगमेटेड कंपनी के शेयर मिलते हैं तो हम क्या करते थे? अमलगमेटिंग कंपनी का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड करते थे. सिर्फ यहां एक गलती थी जो ठीक कर दी गई है. सो नाउ अगर बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट होता है तो जो बॉन्ड की होल्डिंग पीरियड थी दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड to determine the holding period of the share.
अकॉर्डिंगली जो आपके मॉड्यूल में क्लॉज 10 में नोट 2 था, मैंने चेंज कर दिया है, जहां नया रूल आ गया है जो कहता है कि होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर जो मिला है उसे निकालने के लिए आप बॉन्ड का होल्डिंग पीरियड भी कंसिडर करेंगे। ये इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में दी हुई है, बट वहां पर मैंने होल्डिंग पीरियड कंसिडर किया है फ्रॉम 1160। सिंस ये अमेंडमेंट आ गई है तो मैंने इस इलस्ट्रेशन को चेंज कर दिया है। आई होप दिस इशू इज क्लियर टू यू। सेकंड पेज पर आइए। एक रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दी होती हैं सेक्शन 11(5) में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी आजकल न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई है, जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो सिर्फ अमेंडमेंट यह है कि ट्रस्ट जो है इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो सेक्शन 11(5) के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी से साथ साथ ट्रस्ट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आप, ऑयल वेल्स। मैं क्लास में क्या बोलता था? तेल के कुएं। तेल के कुएं आप गवर्नमेंट से परचेज करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन रेट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है 15%। सो डेप्रिसिएशन रेट ऑन ऑयल वेल्स इज 15%। नेक्स्ट सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है जो ब्रॉडकास्टर है, टेलीकास्टर है, ये पेमेंट देता है प्रोडक्शन हाउस को। जैसे कि सोनी चैनल जो है, जो सोनी चैनल है या कलर्स चैनल है, जो लोग सीरियल्स देखते हैं उनको मालूम होगा, जो सीरियल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन करता है? प्रोडक्शन हाउस। जैसे बालाजी। सोनी, कलर्स टीवी ये ब्रॉडकास्टर हैं, टेलीकास्टर हैं। प्रोडक्शन हाउस लाइक एकता कपूर, बालाजी, ये सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टर इनको पेमेंट करता है। अब ब्रॉडकास्टर इनको पेमेंट करता है और आज पेमेंट करोड़ में है, पेमेंट करोड़ में है। आप देखते होंगे पूरे घर में, पूरे दिन घर में टेलीविजन चलता रहता होगा, आपके सीरियल्स पे सीरियल्स आते रहते हैं। सो पेमेंट करोड़ में है। बताइए, इशू यहां टीडीएस का उठता है कि जो टीडीएस कटेगा, ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर जो पेमेंट कर रहा है प्रोडक्शन हाउस को, उस पर टीडीएस काटेगा। विल इट बी 194C और 194J? 194C क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। 194J होता है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अब बोर्ड कहता है दो तरह की पेमेंट्स होती है। एक तो जो ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर है, प्रोडक्शन हाउस को पूरा वो देता है कि ये हमारा स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, इस पर आप सीरियल बनाइए। नंबर 2 क्या होता है? एक तो यह है कि सोनी वाले कहते हैं हमारी स्क्रिप्ट है ये वाली,
इस पर आप सीरियल बनाइए। नंबर 2 क्या है कि बालाजी टेलीफिल्म अपना सीरियल बनाता है एंड गिव इट टू टेलीकास्टर सोनी की, इसे टेलीकास्ट कर दीजिए। अब आपके हिसाब से बताइए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 194C कहां लगेगा? पहला केस क्या है? एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, लेट्स कम आउट विद द सर्कुलर। पेज 2 एट द बॉटम, the issue of applicability of TDS provisions on payment made by broadcaster telecaster to the production houses for production of content or programs for broadcasting telecasting has been examined by the CBDT in view of the representations made in this behalf. It has been noted that disputes have arisen on the issue as to whether payments made by the broadcaster telecaster to production houses for production of content program are payments of a works contract or a contract for professional or technical services and therefore liable to TDS under 194C or 194J. आपको याद होगा हमने 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की थी कि अगर ब्लैकबेरी वाला, ये एग्जांपल लिया था हमने कि ब्लैकबेरी वाला टेलर को कहता है कि कपड़ा परचेज करके मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कपड़ा वो बनाइए, इट्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। While applying the relevant provisions of TDS on a contract for content production, a distinction is required to be made between 1. Payment for production of content program as per the specification of the broadcaster telecaster। मतलब यानी जो सोनी वाला है वो प्रोडक्शन हाउस को स्क्रिप्ट देगा कि ये स्क्रिप्ट है, इस पर आप सीरियल बना दीजिए। दूसरा क्या है? पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट्स ऑफ अ कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस, कि बालाजी टेलीफिल्म ने ऑलरेडी सीरियल शूट कर लिया है, अब वो सोनी को कह रही है इसे रन कर दीजिए हमारे अपने चैनल पर, उसके लिए सोनी पेमेंट करेगा। बताइए जो पहला वो है सिचुएशन, इज दैट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? बिकॉज दैट इज एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सोनी द कस्टमर। In the first situation, where the content is produced as per the specification provided by the broadcaster telecaster, that is Sony, the copyright of the content program also gets transferred to the telecaster broadcaster. It is clarified that such contract is covered by definition of the term contract, works contract in 194C, and therefore is liable to TDS under 194C. This position clearly flows from the definition of work given in 194C, जो कहता है कि अगर specification of customer है then it's a works contract। अब जो दूसरा इशू है कि बालाजी टेलीफिल्म ने सीरियल बनाया हुआ है, वो सोनी को दे रही है कि इसे टेलीकास्ट कर दीजिए, और सोनी उसके लिए पेमेंट कर रहा है, उस पर TDS 194C में कटेगा या नहीं? नहीं कटेगा। बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। अभी देखेंगे क्लैरिफाई करेगा बोर्ड। क्या किसी और सेक्शन में कटेगा? 194J हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज एकता कपूर ने एक सीरियल बनाया है, उसको टेलीकास्ट करने के लिए सोनी वाला अपनी टेक्निकल सर्विसेज यूज कर रहा है, तो बोर्ड इस बात को अनक्लैरिफाइड छोड़ देगा। देखते हैं कैसे। हाउएवर इन अ केस वेयर टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर एक्वायर्स ओनली द टेलीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स of the content already produced by the production house, there is no contract for carrying out the works contract as required in 194C. तो 194C नहीं लग रहा. Therefore, such payments are not liable for TDS under 194C. However, the payments of this nature may be liable to TDS
under other sections of the chapter of TDS. अगर एक बात देखें, बोर्ड खुद क्लियर नहीं है, अदरवाइज दे वुड हैव वेरी क्लियरली सेड 194J. 194J अगर बहुत क्लियर होता, दे वुड हैव सेड 194J. अब अदर प्रोविजंस कोई बचते ही नहीं है, कमीशन तो है नहीं है, इट्स नॉट अ कमीशन. सो मेरे हिसाब से जो एग्जाम में आपको पूछेंगे वो पहला ही पोर्शन पूछेंगे जो बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है. बट आप ये व्यू ले लीजिए कि अगर एकता कपूर का सीरियल बना हुआ है, उसको सोनी टेलीकास्ट कर रहा है, उसके लिए पेमेंट देता है, देन इट मे बी लायबल अंडर 194J. एक हमने क्लास में प्रसार भारती का केस किया था, याद दिलाता हूं उसमें क्या था. दिल्ली दूरदर्शन प्रसार भारती है, जो एजेंट्स हैं वो कस्टमर से ऐड लेते हैं. एजेंट्स कस्टमर से ऐड लेते हैं. लेट्स से 10 लाख रुपीस की ऐड आई. एजेंट फिर क्या करता है, इसका 15% कमीशन होता है, इसे रोक लेता है और 8,50,000 रेमिट कर देता है दिल्ली दूरदर्शन को, प्रसार भारती. ठीक है, उसमें आपने क्या किया था कि अब बताइए कमीशन कौन किसको दे रहा है. नहीं, जब कस्टमर एजेंट के थ्रू एड बुक कराएगा उस पर टीडीएस काटेगा कस्टमर. लॉजिकली बताइए कटेगा या नहीं, टीडीएस काटेगा वो. अब ये जो एजेंट आगे पेमेंट कर रहा है प्रसार भारती को, दिल्ली दूरदर्शन को, इसने अपना 15% शेयर रोक लिया और 850 रेमिट कर दिया दिल्ली दूरदर्शन प्रसार भारती को. कोर्ट ने कहा था कि 150 कमीशन है और इस पर दिल्ली दूरदर्शन को टीडीएस काटना चाहिए था. यही किया था हमने. पेज 4 पर मैंने प्रसार भारती जजमेंट डिलीट कर दिया है. पेज 4 पर मैंने प्रसार भारती जजमेंट डिलीट कर दिया है. वहां लिखा है ओवररूल्ड. पेज 3 पर आइए. The issue, circular number 5, the issue of applicability of TDS on payments made by television channels or media houses publishing newspapers, magazines to advertising agencies for procuring, canvassing for advertisement has been examined by the board. What is board? CBDT. In view of representations made in this behalf, it is noted that two types of payments are involved in the advertising business. Payments by client to the advertising agency, इस पर टीडीएस कटेगा या नहीं? अनडाउटेडली कटेगा. And payment by advertising agency to television channel or newspaper company, बताइए इस पर टीडीएस कटेगा या नहीं? अगर हम प्रसार भारती देखें, वहां पर वो कहते टीडीएस कटेगा. अगर लॉजिकली देखें आप, जब कस्टमर एजेंट को पे कर रहा है, एजेंट मींस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, टीडीएस काट रहा है. जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आगे पे करती है, इट शुड नॉट डिडक्ट टीडीएस, बिकॉज
यहां देखिए, यहां तो बेसिकली प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और प्रसार भारती में कोर्ट ने कहा था कि हम मानेंगे कि 15% जो एजेंट रोक लेता है, दैट इज कमीशन पेड बाय दिल्ली दूरदर्शन टू दिस एजेंट। बोर्ड कहता है ये गलत है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट TDS under 194C as works contract will be applicable on the first type of payment. Undoubtedly correct है. There will be no TDS under 194C on the second type of payment. So that's a very good clarification coming. For example, payment by advertisement agency to media company is not subject to TDS. However, अच्छा देखिए, अगर ऐसा होता कि कस्टमर एजेंट को देता, एजेंट पूरा दिल्ली दूरदर्शन को देता पूरा 1 लाख, और फिर दिल्ली दूरदर्शन कमीशन पे करती, फिर तो बात अलग हो जाती। अब इस बिजनेस में क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो क्या करती है, प्रसार भारती में क्या था, एजेंट अपना 15% कमीशन रोक लेता है और 850 रेमिट कर देता है टू दिल्ली दूरदर्शन। इस केस में TDS कटना चाहिए या नहीं? बोर्ड कहता नहीं, बिकॉज इससे तो अपना जो शेयर है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस वो रोका है। हाउएवर अनदर इशू, सो पहली क्लैरिफिकेशन क्या है पैनल नंबर 2 में, कि जब क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पे करेगा TDS विल बी देयर, बट जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मीडिया हाउस न्यूज़पेपर को पे करेगी देन देयर विल बी नो TDS। थर्ड, हाउएवर अनदर इशू व्हिच हैज बीन रेज्ड इन वेरियस केसेस as to whether the fees, charges taken or retained by the advertising companies from media companies for canvassing or booking the advertisements, typically it is 15% of the billing, is commission or discount. It is argued by the associates that since the relationship between media company and the advertisement company is on a principal to principal basis, such payments are in the nature of trade discount and therefore not commission and therefore not liable to TDS. और बोर्ड ने ये बात मान ली। The department on the other hand has taken the stand in some cases, प्रसार भारती की बात कर रहे हैं, that since advertisement agencies act on behalf of the media companies for procuring the advertisements, the margin retained by the former amounts to constructive payment of commission. Accordingly, 194H TDS is there. Board अब clarify करता है that no TDS is attracted on payments made by television channels, newspapers, companies to advertisement agencies for booking or procuring or canvassing or of the advertisements. In nutshell position क्या निकल रही है? क्लाइंट अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को देगा TDS काटेगा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अगर मीडिया कंपनी या फिर जो भी चैनल है उसको पे करेगी, देयर विल बी नो TDS। अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी अपना शेयर 15% रोक के पैसे देती है, देन ऑल्सो इट्स नॉट कमीशन, इट्स अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी नो TDS अगेन। ये काम करते हैं, कुछ सर्कुलर्स करते हैं, कुछ केस लॉस करते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। सो लेट्स डू सम केस लॉस फर्स्ट, देन अगेन द सर्कुलर्स। On page 11, the first case law is very important.
The first case law, Henkel Spick India Limited from the Supreme Court, marked as most important. So I won't be reading the cases, I'll tell you the gist of the cases. assessee ने फाइनेंशियल ईयर 11-12 में एक पब्लिक इशू किया। assessee ने फाइनेंशियल ईयर 11-12 में पब्लिक इशू किया। लेट्स से इशू है 25 करोड़ का और इससे पैसे रिसीव हो गए 100 करोड़। पॉसिबल है? इशू क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गया। इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और मान लीजिए 1 जनवरी 12 को इशू बंद हो गया, पैसा आ गया। अच्छा बताइए, जब पब्लिक इशू करते हैं आप, एज पर रूल्स ऑफ सेबी जब तक अलॉटमेंट नहीं होती आपको क्या करना होता है? इस पैसे को सेपरेट अकाउंट में रखेंगे। assessee 1/1/2012 को इस पैसे की एफडी करा देता है। कितने की? 100 करोड़। लेट्स से एट द रेट ऑफ 12%। अब शेयर अलॉटमेंट होती है, शेयर अलॉटमेंट होती है ऑन 30th June 12। शेयर अलॉटमेंट होती है 30th June 12 को और जो 75 करोड़ एक्सेस मिला था उसे क्या किया जाता है? सो ये फिगर्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन, मैं से बता रहा हूं आपको। 75 करोड़ इज रिटर्न बैक along with interest or not? With interest. With interest रिफंड करना पड़ता है। सो फैक्ट्स ये हैं, फाइनेंशियल ईयर 11-12 में assessee ने पब्लिक इशू किया। इशू साइज था 25 करोड़। मैं फिगर्स ले रहा हूं ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग, दे आर नॉट गिवन इन द केस लॉ हियर। assessee को सब्सक्रिप्शन मिली 100 करोड़ की, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। इशू बंद हुआ 31 दिसंबर को और assessee ने 1/1/12 को एफडी करा दी 100 करोड़ की, जिस पर 12% इंटरेस्ट आया। शेयर अलॉटमेंट हुई 30th June 12 को और 75 करोड़ रिटर्न कर दिया assessee ने टू द इन्वेस्टर्स with interest for 6 months। अब बताइए इशू क्या अराइज हुआ होगा कि केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? क्या 31 मार्च 12 में 31 मार्च 12 में इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है? कितना? 3 मंथ्स का 100 करोड़ पे 12% कितना हुआ? 12 करोड़। 3 मंथ्स का कितना हुआ? 3 करोड़। सो 3 करोड़ का इंटरेस्ट ईओ कहता है इट्स टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 12। बताइए, इज द ईओ करेक्ट और नॉट? Supreme Court said no. Supreme Court said कि by law assessee को ये पैसा अलग रखना था। कब तक? डेट ऑफ अलॉटमेंट तक। तो ये मनी तो assessee को बिलोंग ही नहीं कर रहा था, ये तो एज ट्रस्टी एज कस्टोडियन इसे होल्ड कर रहा था। एंड एज पर लॉ ही वॉज रिक्वायर्ड टू कीप दिस मनी in a separate bank account,
और अल्टीमेटली जब अलॉटमेंट हो गया, एसएससी को क्या करना था? जो एक्सेस सब्सक्रिप्शन थी वो वापस करनी थी, प्लस जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट था वो वापस करना था। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट से ये पैसा जो बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस पैसा बचेगा, कितना बचेगा? अगर आप लगाएं 100 करोड़ पर मुझे बैंक से मिलेगा 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। मुझे फिर इन्वेस्टर को कितना देना पड़ेगा? 75 करोड़ पर 12% फॉर 6 मंथ्स। इन इफेक्ट मेरा इंटरेस्ट कितना बना? 25 करोड़ पर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12%। नाउ सुप्रीम कोर्ट से जो ये इंटरेस्ट बनता है आपका कितना? 25 करोड़ पर 12% के हिसाब से 6 महीने का, ये आपका मनी कब माना जाएगा? इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। एंड देयरफॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ द एंटायर इंटरेस्ट, द टैक्सेबिलिटी ऑफ द एंटायर इंटरेस्ट will arise in the year of allotment। तो चाहे तो ये लिख सकते हैं आप, मेरा इशू साइज है ये, मैंने रिसीव किया 100 करोड़, 1112 को एफडी करा दी 100 करोड़ की 12%। अलॉटमेंट हुई ऑन 30th जून 12 और 75 करोड़ इज रिटर्न बैक टू द इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स विद इंटरेस्ट। तो बताइए अब क्या होगा? 100 करोड़ पर 12% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स माइनस 75 करोड़ क्या ये जो मैंने रिफंड किया इन्वेस्टर्स को एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ्स। कितना क्या फिगर? 25 करोड़ 1.25 1.5 करोड़। ये टैक्सेबल कब है? इन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2030। आई होप द फर्स्ट केस लॉ क्लियर। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपके आरटीपी में भी काफी कवरेज है इसकी। आई होप क्लियर है। सेकेंड केस लॉ है, असेसी कंपनी है, उसका मेमोरेंडम कहता है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है लेटिंग आउट का, मेन ऑब्जेक्ट है। कुछ याद आया आपको? एक केस क्या था आपने चेन्नई प्रॉपर्टीज कि दिस रेंटल इनकम विल बी असेस्ड एज बिजनेस इनकम। अब असेसी क्या करता है, इस प्रॉपर्टी में 2-3 टेनेंट्स हैं, सो उसका मेन ऑब्जेक्ट है एज पर मेमोरेंडम लेटिंग आउट द प्रॉपर्टीज।
इस प्रॉपर्टी में 2-3 टेनेंट्स हैं, उनसे प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए उनको एविक्शन मनी पे करता है। एओ कहता है ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, बताइए क्या ये आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जाएगा? कोर्ट ने कहा कि आपका बिजनेस है लेटिंग आउट का, सो लेटिंग आउट से जो इनकम आएगी एज पर चेन्नई प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट, दैट विल बी असेस्ड एज पीसीबीपी। असेसी अगर टेनेंट से मकान खाली करा रहा है तो अब जो नया टेनेंट आएगा इवेंचुअली वो हायर रेंट ही पे करेगा, तभी खाली करा रहा है वो। यानी जो पेमेंट कर रहा है वो तो बिजनेस कमर्शियल एक्सपीडियंसी की वजह से कर रहा है कि पुराना टेनेंट जिससे पैसा नहीं आ रहा कुछ भी, उसे एविक्ट कराकर नया टेनेंट ले आऊं ताकि मुझे मोर रेंट आए, मोर बिजनेस इनकम आए। एंड देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट दिस एविक्शन मनी जो आपने पे किया है फॉर गेटिंग द प्रेमिसेस द टेनेंट्स वैकेटेड is a business expenditure which is deductible under section 37(1). Third case law is also very, very important. Taparia Tools Limited, it's very, very important. So let us not see the judgment, क्योंकि मैंने भी जब जजमेंट पढ़ा तो मेरा व्यू कुछ और ही था। एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 5 years टर्म के, ठीक है। डिबेंचर्स में 2 तरह के इंटरेस्ट ऑप्शन थे। एक तो आप 18% पर एनम इंटरेस्ट ले सकते हैं जो आपको हर हाफ ईयर में पे होगा, हर हाफ ईयर में पे होगा। लेट्स से ओके, अभी फिगर डालते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी कहती है जो 5 साल का इंटरेस्ट बनता है, जो 5 साल का इंटरेस्ट बनता है उसको हम आपको डिस्काउंटेड अपफ्रंट चार्जेस दे देते हैं, और वो है 55 रुपीज पर डिबेंचर। सो यानी कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर 100 रुपये का डिबेंचर तो क्या ऑप्शन है कि आप 9 रुपीज आफ्टर एवरी हाफ ईयर लेते रहिए। 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 5 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया? 90 रुपीज। या ऑप्शन है कि पहले साल में आप 55 रुपए ले लीजिए हमसे, यानी जो 5 साल का इंटरेस्ट है हम आपको अपफ्रंट पे कर देते हैं। अब ये जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मेरा ईयरली बेसिस पर वाला होगा। ये जो इंटरेस्ट पे हो रहा है हाफ ईयरली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दिस विल बी अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस, 18 रुपीज पर एनम मुझे अलाउ होगा। सेकंड जो है मेरा, एओ कहता है कि ये अलाउ होगा 55 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स।
असेसी ने बुक्स में यही ट्रीटमेंट की हुई है, असेसी ने बुक्स में यही ट्रीटमेंट की हुई है, बट इनकम टैक्स रिटर्न में असेसी पूरे 55 रुपीज फर्स्ट ईयर में क्लेम करता है। एओ कहता है कि आपको जो डिडक्शन दूंगा मैं, किस चीज की, जो अपफ्रंट चार्जेस पे कर रहे हैं हम, मतलब जो कंपनी पे कर रही है, वो मिलेगी 55 रुपीज डिवाइड बाय 5। बताइए एओ करेक्ट है या नहीं, या फिर 55 रुपीज अला होगा आपको फर्स्ट ईयर में? एओ सीम्स टू बी करेक्ट। जब मैंने जजमेंट पढ़ा, मेरा भी इनिशियली यही व्यू आया, मेरे दिमाग में था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो हम स्प्रेड ओवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इशू नहीं है, वो दिस इज नॉट दैट इशू। यहां तो कंपनी ऑप्शन दे रही है कि या तो आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट लीजिए 18%, या फिर पहले साल में ही हमसे अपफ्रंट चार्जेस लीजिए 55 रुपीज। अगर एओ कह रहा है कि 55 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, फिर तो एओ दोनों को सेम ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर एओ इसको 5 से डिवाइड कर रहा है, तो एओ इज गिविंग द सेम ट्रीटमेंट टू दिस इंटरेस्ट ऑल्सो एंड दिस इंटरेस्ट ऑल्सो। जबकि कंपनी जो अपफ्रंट चार्जेस है उसको पे करके क्या कर रही है, अपनी फ्यूचर लायबिलिटी से अपने आप को मुक्त करके रिलीज कर रही है। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड हियर दैट जो अपफ्रंट चार्जेस कंपनी पे कर रही है, अगर इसे 5 इयर्स में स्प्रेड करने की बात करें, फिर तो क्या हो रहा है, फिर तो देयर इज नो डिफरेंस इन द टू, फिर तो दोनों एक ही बात हो गई। जबकि कंपनी ये 55 रुपीज देकर अपने आप को ऑल लायबिलिटीज इन फ्यूचर इंटरेस्ट की तरफ अपने आप को फ्री कर रही है। एंड देयरफॉर एज पर सुप्रीम कोर्ट अपने बुक्स में क्या किया है, दैट इज इररिलेवेंट। दिस 55 rupees will be fully allowed as deduction in the first year. अगर आप पेज 12 पर लास्ट पैरा पढ़े, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, by allowing only 1/5 of the upfront payment, though the entire amount of interest is actually incurred in the very first year, the EO in fact has treated both the methods of payment of interest at par, which was clearly unsustainable. By doing so, the EO in fact has tampered with the terms of the issue, which was beyond his power. It is obvious that on exercise of the option of the upfront payment of interest by the subscriber in the very first year, the assessee paid that amount in terms of debenture issued, and by doing so he was simply discharging the interest liability in that year, thereby saving the recurring liability of the interest for the remaining life of the debentures, because for the remaining life of the debentures he was then not required to pay the interest. Held that since assessee made actual payment and the course of action adopted by assessee was in consonance with the provision of this act, merely because a different accounting treatment was given in the books of account, could not be a factor which will deprive the assessee from claiming the entire expenditure in the first year. Hence, the entire upfront payment of interest is allowed as deduction in the first year, that is the year of payment. So your judgments, I think, should come in the examinations. आपके RTP ने भी इनको extensively cover किया है. नेक्स्ट जजमेंट ब्रीफ करता हूं आपको. पहले काम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट से पहले उनको करा देता हूं.
ताकि जो आखिरी में होगा वो जो बोरियत वाली होंगे वो सारे आखिरी में कर लेंगे। पेज 13, फोर्थ जजमेंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए सुप्रीम कोर्ट। इसके फैक्ट सुनिए प्लीज। असेसी ने एक सेक्शन होता है आई थिंक 54G, जहां आप अर्बन एरिया से अगर अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करते हैं अगर अर्बन एरिया से आप नॉन अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करते हैं और 3 साल के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इन प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उतने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाए, देन आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा जमा करना। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? लेट मी टेक थ्रू एन एग्जांपल। लेट्स से प्रीवियस ईयर 31 मार्च 16 में कैपिटल गेन हुए लेट्स से 10 करोड़ on shifting of undertaking from urban area to other area. Assessee ने suppose due date है इसकी 30th September 16. Assessee ने up to 30th September 16 एडवांस दे दिया 10 करोड़ का एडवांस दिया। किस चीज के लिए? फॉर प्लांट मशीनरी, फॉर लैंड एंड फॉर बिल्डिंग। और फिर उसने 31 मार्च 17 तक परचेज कर लिया सब कुछ, ऑल परचेज्ड, यानी विद इन 3 इयर्स परचेज कर लिया। फैक्ट्स क्लियर है आपको? अब एओ कहता है कि मैं 54G आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? आपको 30 सितंबर 16 तक पैसा जमा कराना चाहिए था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। एओ कहता है या तो आप 30 सितंबर 16 तक मशीनरी खरीद लेते और नहीं खरीदी है तो यू शुड हैव डिपॉजिट दिस मनी इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। एओ 54G देने से मना कर देता है ऑन द ग्राउंड कि ऑल्दो मशीन खरीद ली गई है विद इन 3 इयर्स, लैंड बिल्डिंग खरीद लिया गया 3 इयर्स के अंदर, बट एओ ने एग्जेम्पशन देने से क्यों मना किया? कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपने प्लांट मशीनरी खरीदी नहीं थी, and therefore the money should have been deposited by you in the capital gain account scheme. बताइए एओ करेक्ट है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एडवांस दिया गया है, जो ड्यू डेट तक एडवांस दिया गया है, उसे भी हम यूटिलाइजेशन मानेंगे या नहीं? मानेंगे। अगर हम एओ का व्यू ले ले फिर तो ये मतलब हुआ या तो आप 30 सितंबर तक मशीनरी खरीदिए या फिर कैपिटल अकाउंट में स्कीम में पैसे जमा करिए। यानी अगर असेसी एडवांस भी देना चाहे नहीं दे पाएगा एज पर द एओ's व्यू। सुप्रीम कोर्ट सेड ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है लॉ की। सेक्शन 54G कहता है अगर मनी यूटिलाइज नहीं किया आपने फॉर परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, then the money should be deposited with the capital account scheme. अगर assessee एडवांस दे रहा है, it is money utilized for the purchase of plant machinery,
land building, etc. And therefore, 54G deduction cannot be denied. I hope ये क्लियर है। तो देखिए जो 54, 54B, D, G मैं क्लास में भी बहुत कम कराता हूं, ऑल्दो मैंने इस बार 3 घंटे लगा दिए थे, वहां इस तरह की इश्यूज आते हैं। सो दिस इशू इन माय व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। क्लियर है आपको? On page 15, the 8th judgment, Meghalaya Steels Limited, असेसी की अंडरटेकिंग है बैकवर्ड एरिया में, ATIB ATIC मिलता है। एक हमने जजमेंट की थी लिबर्टी इंडिया, जहां आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वो प्रॉफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग नहीं मानते, उस पर ATIB ATIC नहीं मिलेगा। अब असेसी जो अंडरटेकिंग लगा रहा है इन द बैकवर्ड एरिया ATIC एरिया, उसे गवर्नमेंट दे रही है इंटरेस्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट दे रही है पावर सब्सिडी एंड इंश्योरेंस सब्सिडी, जो बेसिकली रीइंबर्समेंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। अब बताइए इशू क्या अराइज होगा? पहली बात, ये सब्सिडीज किस हेड में टैक्स होंगी? अदर सोर्स में क्यों होंगी? इट्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ओनली, इट्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब्सिडीज जो हैं दे विल बी यू आर गेटिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ओनली एंड देयरफॉर दे आर टैक्सेबल अंडर द हेड PGB। सेकेंड इशू, प्रॉफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग एग्जेम्प्ट होते हैं ATIB ATIC में, तो क्या उन प्रॉफिट्स में सब्सिडीज भी आ जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट सेड यस। तो जो सब्सिडीज मिली आपको, जो बिजनेस इनकम मान ली गई आपकी, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIB और ATIC एज द केस में भी। Page 16, case number 10, Bombay Stock Exchange. So Kotak Securities Limited, this judgment appeared on the first page of Economic Times. This is there in the RTP. That is why I believe it's important. Bombay Stock Exchange अपने मेंबर से ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है। मेंबर्स कौन? स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि वो BSE का बोल्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं। जो BSE का सिस्टम है उसको मेंबर्स यूज कर रहे हैं इन ट्रेडिंग, एंड देयरफॉर पर ट्रांजैक्शन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज चार्जिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर्स। अब ये स्टॉक ब्रोकर्स ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहे हैं, इस पर स्टॉक ब्रोकर TDS नहीं काटते, जबकि AO कहता है ये तो टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट दे रहे हैं आप। BSE आपको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग में, उसके लिए पेमेंट दे रहे हैं, एंड देयरफॉर 194J में TDS कटना चाहिए।
Supreme Court said there is no liability to TDS here. Why? क्योंकि किसी मेंबर को स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिक सर्विस नहीं दे रहा। ये तो क्या हो रहा है, हर मेंबर को एक जनरल सर्विस दी जा रही है। एंड ऑन दिस ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि कोई स्पेसिफिक टेक्निकल सर्विस नहीं है ये, एंड देयरफॉर देयर इज नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस इन दिस केस। सर्विस मेड available by Bombay Stock Exchange, that is BSE online trading system, for which transaction charges are paid by members of BSE, are common services that every member of the stock exchange is necessarily required to avail of to carry out trading in securities in the stock exchange. Such services do not amount to technical services provided by the stock exchange, not being services specifically sought for by the user or the consumer, and therefore no TDS will be deductible under 194J on the payments made for such services. इलेवेंथ एक बड़ा टेक्निकल इशू है, मतलब सेटल्ड है बिल्कुल, इसलिए करा रहा हूं कि आरटीपी में दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट केस लो। आपको याद होगा जब मैंने पेनल्टी का चैप्टर कराया था आपको, वहां आपको बताया था कि ईओ ऑर्डर साइन करने से पहले लिखता है पेनल्टी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड सेपरेटली। ठीक है, अब ईओ असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है। बताइए क्या असेसमेंट ऑर्डर में टैक्स लग के आता है, अलग से बनता है? अब ईओ जब टैक्स लगाता है उसमें 234A-B-C का इंटरेस्ट भी लगा देता है। हर केस में होता है ये तो। अब असेसी कहता है आप 234A-B-C का इंटरेस्ट तब लगा सकते थे जब आप ऑर्डर में लिखते दैट लेवी इंटरेस्ट अंडर 234A-B-C। हाई कोर्ट ने कहा यस असेसी सही बोल रहा है, तो हाई कोर्ट जज ने पैसे ले लिए और कहा यस असेसी सही बोल रहा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट सेड ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 234A-B-C क्या है? मैंडेटरी एंड ऑटोमेटिक इंटरेस्ट है। एक ITNS होता है, देखा किसी ने? इनकम टैक्स नोट्स शीट्स। तो आपके जो टैक्स लग के आता है ना, उसके पीछे देखिएगा ITNS की फोटोकॉपी लगी होती है, इनकम टैक्स नोट शीट्स। तो जो ITO अपनी टैक्स निकालता है वो इसमें निकालता है, और ITNS में लिखा हुआ है कि टैक्स ये है, सरचार्ज ये है, रिलीफ इतना है, 234A 234B ये लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ITNS में ये बातें लिखी हुई हैं इट इज सफिशिएंट, एंड देयरफॉर अगर एओ ने अपने ऑर्डर में सेपरेटली नहीं भी लिखा कि चार्ज 234A-B-C सेपरेटली, एओ फिर भी वो लगाएगा, और ये इंटरेस्ट परफेक्टली वैलिड है, ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक है, मैंडेटरी है। जस्ट बिकॉज एओ ने ये लाइन नहीं लिखी कि लेवी इंटरेस्ट अंडर 234A-B-C, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ITNS जो होता है उसमें बड़ी क्लियरली कॉलम्स हैं कि 234A-B-C इंटरेस्ट क्या होंगे। 12th जजमेंट इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा हमने TDS के चैप्टर में एक जजमेंट किया था ITC, जहां होटल अपने कस्टमर से टिप्स इकट्ठी कर रहा था, देन टिप्स वर गिवन टू द एम्प्लॉइज,
उस पर हाई कोर्ट ने कहा था टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट सैलरी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स कर दिया है। पेज 16.12, market is most important. Tips collected by the hotel from customers and paid to employees did not amount to salary from the employer, and hence employer is not liable to deduct TDS on such payments under section 192. Assessees in the business of hotels held that the tips were received by the employer in a fiduciary capacity as trustee for payments that were received from the customers, which they were disbursed to the employees for the services rendered to the customers. तो ये तो एक तरह से क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होटल तो एक फ्यूडिशरी कैपेसिटी में है, कस्टमर क्या करके गया, चेकआउट करते वक्त होटल को बोला ये टिप है, मेरे अपने एम्प्लॉइज को दे देगा। सो प्लीज सी, जो आईटीसी है उनका कल्चर है कि टिप्स हमें एक जगह दे दीजिए, हम बांट देंगे। तो कस्टमर को अच्छी सर्विस दी है एम्प्लॉय ने, तभी वो टिप दे रहा है। टिप किसको दे रहा है, वो एम्प्लॉय को दे रहा है, बट थ्रू द होटल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो होटल है वो क्या हो रहा है, ही इज एक्टिंग इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, टिप्स लेकर पास ऑन कर रहे एम्प्लॉय को, and therefore no reference to contract of employment when these amounts were paid to the employer to employee। ये तो employment का पार्ट ही नहीं है। Since contract for employment not being proximate cause for receipt of tips by the employee from a customer, the same would be out of the regnant of 15 and 17, that is salary. The tips so disbursed to the employees could not be chargeable to tax as salary, and thus employer is not liable to deduct TDS on such payment. Page 18, पॉइंट 17, याद करिए आपने चैरिटेबल ट्रस्ट में किया था कि अगर आप 12AA में एप्लीकेशन देते हैं तो कमिश्नर को विद इन 6 मंथ्स अप्रूवल देना पड़ेगा या रिजेक्शन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अगर विद इन 6 मंथ्स ऑर्डर नहीं पास किया, इट शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। बट फिर हाई कोर्ट जजमेंट्स आ गए। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 6 मंथ्स में डिस्पोजल नहीं हुआ, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट इज दिस। अब हाई कोर्ट को क्या पावर है कि जब लॉ में लिखा हुआ है कि इट्स डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, ये लॉ क्यों बना है ताकि कमिश्नर फटाफट एक्ट करे। हु इज हाई कोर्ट टू गिव सच जजमेंट्स? एंड सिंपली सुप्रीम कोर्ट सेड द लॉ इज, एंड वी रिट्रीट दैट एक बार आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया विद इन 6 मंथ्स, then the trust is deemed to be approved। चलिए वापस कुछ सर्कुलर्स कंप्लीट करते हैं, फिर केस पर आते हैं सीक्वेंस वाइज। On page 4, please,
आपने कंट्रोवर्सी की थी कि शेयर्स आर कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड। इस पर एक बोर्ड का सर्कुलर किया था आपने, पेज 4 पर दिया हुआ है। पेज 4 पर बोर्ड का सर्कुलर दिया हुआ है। यही सर्कुलर आपने मॉड्यूल में किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसकी एडिटिंग करके छोटा कर दिया है इसे। तो आपके मॉड्यूल में 1.5 पेज का दिया हुआ है। ऑल तो मैंने वहां बोल्ड करके कराया था आपको कि बोल्ड कर लीजिएगा बस, तो मैंने बाकी हटा के अब सारा रेलेवेंट पोर्शन कर दिया है। इस सर्कुलर में बोर्ड ने क्या कहा था कि शेयर्स कैपिटल एसेट एंड स्टॉक इन ट्रेड है। इस पर वेरियस फैक्टर्स होते हैं कि किताबें आप सेपरेट रख रहे हैं या नहीं, लोन्ड मनी है या नहीं, डिविडेंड आ रहा है या नहीं, वही सब बात। तो इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं है। ऑन पेज 6 इस सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि हम वाकई में अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो जो सर्कुलर था जिसमें गाइडिंग फैक्टर्स थे, उसमें सिर्फ ये था कि एओ डिसाइड करते हुए ये फैक्टर्स देखेगा, ऑल दिस फैक्टर्स। सो बोर्ड ने कहा हमने जितने मर्जी सर्कुलर इशू कर लिए, लिटिगेशन नहीं रुक पा रही, and therefore we issue this circular now. Page 6. This is for listed shares. This circular is for listed shares. Clause A they say कि आपका होल्डिंग पीरियड चाहे 3 महीने है या 4 साल है। अगर असेसी कहता है मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे स्टॉक इन ट्रेड है। अच्छा बताइए, झगड़ा कहां पर हो रहा था? झगड़ा कहां पर हो रहा था? मैं शेयर्स मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करता था, 1038 क्लेम करता था, ये वो कहता था बिजनेस इनकम है। सो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन देखिए कि where the assessee itself, irrespective of the holding period of the listed shares and securities, opts to treat them as stock in trade, the income will be business income, no question on that. Number 2, कह रहे हैं अगर लिस्टेड शेयर मोर देन 12 मंथ्स है, असेसी कह रहा है कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे, लिटिगेशन ओवर। अदरवाइज क्या था कि लिटिगेशन पे लिटिगेशन चल रही थी। ये तो कोर्ट्स डिसाइड करते कि ये सारे फैक्टर्स आ रहे, यानी डिविडेंड ऑब्जेक्टिव है मेरा, लोन लिया गया है, ऑल दो थिंग्स। तो बोर्ड का अगर सर्कुलर पढ़ेंगे पूरा, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होकर लिखा उन्होंने, फ्रस्ट्रेट होकर लिखा है कि इट्स इनफ नाउ, litigation is going on. So in respect of listed shares and securities held for more than 12 months, immediately preceding the date of its transfer, if the assessee desires to treat the income arising from the transfer thereof as cap gain, the same shall not be disputed by the AO. I think government इससे बढ़िया काम नहीं कर सकती थी। Yes, because otherwise disputes थे, और जहां disputes नहीं थे, AO कहता पैसे दे दीजिए मान लूंगा, ब्राइबरी चल रही थी। However, but एक बार आपने स्टैंड ले लिया, फिर आप लाइफ टाइम चेंज नहीं करेंगे। I think that's fair. However,
This stand once taken by the assessee in a particular assessment year shall remain applicable in the subsequent assessment years also, and the taxpayer shall not be allowed to adopt a different or contrary stand in the subsequent assessment years. I think that's a very welcome measure, circular brought by Arun Jaitley. अदरवाइज इतनी लिटिगेशन थी, हम लोग परेशान हो गए थे, वाकई में परेशान हो गए थे। और ईओ कहता था जी सब फैक्टर्स फुलफिल हो भी रहे हैं तो मुझे आप सेटिस्फाई करिए पहले, तभी एलटीसी मानूंगा। प्लीज पेज 7 अब इन्होंने कहा कि अभी जो हमने ऊपर सर्कुलर इशू किया था वो किसके लिए था? लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये जो नेक्स्ट सर्कुलर है उसमें इन्होंने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए भी सेम ट्रीटमेंट कर दी। फॉर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज वी गिव द सेम ट्रीटमेंट, जो आप कहेंगे मान लेंगे, बट टेक अ यूनिफॉर्म स्टैंड, बट टेक अ यूनिफॉर्म स्टैंड। सो तो जितने हमने केस लॉस किए थे सब बेकार हो गए। जो हमने वेदर कैप एसेट स्टॉक इन ट्रेड सारे केस लॉ बेकार हो गए। ये सर्कुलर बहुत है। ओके, ऑन पेज 7 मैंने टीडीएस में एक सर्कुलर कराया था आपको 194A इंटरेस्ट पर, कि अगर हाई कोर्ट में दो आदमी ए बी सी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट कहता है डिस्प्यूट चलेगा 5-6 साल, ए से कहते हैं आप 1 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए हाई कोर्ट में, ये कराया था हमने। और हाई कोर्ट फिर उसकी क्या करा देता है? एफडीआर करा देता है। फिर बोर्ड का सर्कुलर कहता था जिसने पैसा दिया, अगर ए पैसा दे रहा है तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक फॉर्म भर के देगा, और हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जब बैंक में एफडी कराएगा तो बैंक वाले टीडीएस काटेंगे इन द नेम ऑफ मिस्टर ए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने कहा यह सर्कुलर बिल्कुल गलत है, इलीगल है, टू बी क्वैश डाउन। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा चलिए ए ने पैसा जमा किया, आप सर्कुलर में कह रहे हैं कि 5 साल जब तक जजमेंट नहीं आती ए के नाम टीडीएस कटना चाहिए, बट 5 साल बाद हाई कोर्ट कहता है बी इज द विनर ऑफ दिस केस, दिस मनी बिलोंग्स टू बी, देन हाउ विल ए गेट द रिफंड ऑफ हिज टीडीएस? वो तो उसकी इनकम भी गलत असेस कर गए, टीडीएस का क्रेडिट भी गलत मिल गया उसे। एंड देयरफॉर बोर्ड ने सर्कुलर इशू किया कि हम अपना पहला सर्कुलर विड्रॉ कर रहे हैं। और अब क्या क्लैरिफाई किया? कि अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कुछ पैसा जमा किया जाता है विद द बैंक एटसेट्रा, in that case there will be no requirement of deduction of any TDS. So पेज 8 देखिएगा, the board has accepted the aforesaid judgment. Accordingly, it is clarified that interest on FDRs made in the name of Registrar General of the court or the deposit of the fund on the direction of the court will not be subject to TDS till the matter is decided by the court. However, once the court decides that ownership of the money lying in the fixed deposit belongs to Mr. B, then the provisions of 194A will apply to Mr. B. तो मैंने सर्कुलर डिलीट मोड में दे दिया है. This circular is there in your modules which is deleted.
on page 9 आपने याद होगा ATIA ATIB में पढ़ा था प्लीज, कि मैं वही लैंग्वेज यूज करता हूं जो मैंने बॉडी लैंग्वेज क्लास में यूज की थी, कि डिडक्शन निकालने के लिए एज्यूम करिए कि फर्स्ट ईयर से 10th ईयर तक दिस इज माई ओनली बिजनेस। तो हमने लॉ किया था कि डिडक्शन निकालने के लिए ATIA ATIB वगैरह में फर्स्ट ईयर से 10th ईयर तक एज्यूम करिए दैट दिस एलिजिबल बिजनेस इज द ओनली बिजनेस एंड देयर इज नो अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी। यानी कि अगर मेरे 10 साल की डिडक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट ईयर में मेरा लॉस है 2, इधर लॉस है 3, थर्ड में 4 का लॉस है, फिफ्थ में 7 का प्रॉफिट है, तो हम क्या करते थे? ये मानेंगे शुरू से आखिर तक एक लौता बिजनेस है, 2 3 5 और 9, पहले ये लॉस सेट ऑफ करेंगे, डिडक्शन निल हो गई, फिफ्थ में प्रॉफिट है 10 लाख के मान लीजिए, तो 2 3 5 और 9, 7 यहां से कम किए, 2 यहां से कम किए, 8 लाख का 30%, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लॉ कहता है कि डिडक्शन निकालने के लिए मानिए कि फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट ईयर से एंड तक दिस इज द ओनली बिजनेस ऑफ द असेसी। अब ये कहते हैं हमें जो लिटिगेशन आई है वो इस बात पे आई है, ATIA में आपको 15 साल का ब्लॉक मिलता है कि 15 साल में से कोई भी 10 कंसेक्टिव ईयर चूज कर लीजिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन होता है उसको होता है कि 20 साल में 10 साल का ब्लॉक चूज कर लीजिए। अब बताइए क्या इशू उठता है? इशू ये उठता है, ये आइएगा पेज 10 पर, ये मेरे 15 ईयर्स है, ईयर्स है। मैंने 5th ईयर को इनिशियल असेसमेंट ईयर माना, मतलब मैंने 10 साल चूज किए यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लॉ कहता है शुरू से लेकर फ्रॉम द इनिशियल असेसमेंट ईयर एज्यूम दैट दिस इज द ओनली बिजनेस ऑफ द असेसी। अब बताइए एओस क्या कर रहे होंगे? ये मेरे ईयर्स हैं, इसमें प्रॉफिट लॉसेस आ रहे हैं, एओस क्या कर रहे होंगे? वो तो कहते हैं यहां से हम शुरू करेंगे, 8 10 18 6 24 24 11 35 39 46, यानी 46 का लेख का लॉस पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर डिडक्शन मिलेगी आपको। एक मिनट, अब सीबीटी क्लैरिफाई करती है इनिशियल असेसमेंट इज द 5th असेसमेंट ईयर। तो बताइए जो लॉ कहता है हम इसको ओनली बिजनेस मानेंगे फ्रॉम द इनिशियल असेसमेंट ईयर टिल द एंड, वो हम कहां से शुरू करेंगे? फ्रॉम द 5th ईयर। इसको मत देखिए तो देखिए आप। सो लॉ कहता है कि डिडक्शन निकालने के लिए हम मानेंगे इनिशियल असेसमेंट ईयर से सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स तक दिस इज द ओनली बिजनेस। जहां मैंने 5th ईयर को ATIA में चूज किया है एज माई इनिशियल असेसमेंट ईयर, तो बताइए कब से मैं लॉ लगाऊंगा? ये 5th ईयर से लगेगा, यानी कि 5th ईयर में डिडक्शन इज निल, 6th ईयर में इट इज निल, 7th ईयर क्या होगा?
मेरे लॉस कितने माने जाएंगे? 11 लाख। मेरे लॉस 11 माने जाएंगे। 11 में से 8 का प्रॉफिट है, डिडक्शन कितनी होगी मेरी अब? नील। नेक्स्ट ईयर 8 लाख है, सेट ऑफ करूंगा कितना मैं? 3 लाख। सो 5 लाख इज द प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर, डिडक्शन विल बी 5 लाख इन द नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख। इशू समझ में आ गया आपको? इशू यह है कि जब मैंने 5th ईयर को इनिशियल असेसमेंट यह माना है, तो जो लॉ कहता है कि हम इनिशियल ईयर टिल एवरी सब्सिक्वेंट ईयर ओनली बिजनेस मानेंगे, तो वो यहां से मानेंगे। तो ये जो पहले 4 लॉसेस हैं, इनको कंसिडर नहीं करेंगे आप। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सर्कुलर मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पेज 10, on page 10, चलिए कराई देता हूं फिर भी, जब 2 मिनट लगेंगे। सेक्शन 269 SST होता है, जहां 20,000 से एक्सीडिंग लोन लेते हैं, रीपे करते हैं, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, देयर इज अ पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द लोन। उस पेनल्टी का ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या होगी? याद हमने टाइम लिमिट्स की थी, चलिए छोड़ दीजिए उसको, फिर बताया था क्या था उसमें टाइम लिमिट्स थी। हमने 3 पार्ट्स में किया था ना यूं, टाइम लिमिट्स फॉर इंपोजिंग पेनल्टी, जहां अपील फाइल किया आपने, जहां 264 फाइल किया है, जहां कोई अपील वगैरह नहीं की। सो लेट्स लीव आउट दिस इज वेरी टेक्निकल, सो छोड़ दीजिए इसे। सो लीव आउट दिस सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 10 छोड़ दीजिए। सर्कुलर 11 मैंने प्लीज 195 में टीडीएस काटा और अपील में डिसाइड हो गया कि मुझे टीडीएस नहीं काटना चाहिए था। अब सरकार मुझे जो मैंने टीडीएस काटा है रिफंड कर देगी, तो उस रिफंड पर आपको इंटरेस्ट भी सरकार देगी या नहीं देगी, ये बात क्लैरिफाई की गई। तो अगर 195 में टीडीएस काटा गया और अपील में डिसाइड हुआ कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो टीडीएस आपको वापस मिलेगा, और टीडीएस के साथ साथ आपको मिलेगा द इंटरेस्ट ऑन दैट रिफंड। प्लीज सो लेटेस्ट इन जुडिशरी में आपने हेंगल्स पिक कर लिया पेज 11 पर। पेज 11 पर आपने हेंकल स्किप कर लिया, शाम बुर्लप कर लिया, तपरिया टूल्स कर लिया आपने, on page 14 on page 14 असेसी जो है
बिल्डर से एक एग्रीमेंट कर रहा है कि मुझे ये हाउस परचेज करना है। बिल्डर उसे अलॉटमेंट लेटर इशू कर देता है 22/5/2/05। सो बिल्डर से एसएससी हाउस परचेज कर रहा है, अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया 22/2/05 को। अब जो रजिस्ट्री हो रही है एसएससी के नाम में, रजिस्ट्री इन नेम ऑफ एसएससी हो रही है 4/8/2005 को, और एसएससी इस लैंड को सेल कर रहा है इन April 08। क्या इशू अराइज हुआ होगा? क्या इशू है? एसएससी कहता है लॉन्ग टर्म, एओ कहता है शॉर्ट टर्म। एओ शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा है? वो कहता है मैं रजिस्ट्री से लूंगा, जबकि एसएससी कहता है इट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। व्हाट इज योर व्यू? अलॉटमेंट। यही बात हाई कोर्ट ने कही कि वी विल टेक द ओनरशिप फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो सेम फैक्ट्स है, बिल्कुल सेम फैक्ट्स दिए इसमें, एंड अकॉर्डिंगली द गेन्स आर लॉन्ग टर्म कैप गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। नेक्स्ट जजमेंट मैंने ले लिया है बिकॉज इट इज गिवन इन द मॉड्यूल इन योर आरटीपी। बताइए 148 नोटिस कब तक इशू हो सकता है? कितना तो पकाया था मैंने आपको क्लास में बैठाकर, कितने एग्जाम्पल देते हैं, पीएफ वाले बैलेंस शीट बनाते हैं क्लाइंट की। 148 नोटिस कितने साल तक इशू हो सकता है? 6 years। असेसमेंट ईयर 8-9 के लिए एओ ने 148 इशू किया 27 मार्च 15 को, विद इन 6 years है, टू द एसएससी। ये लेटर वापस एओ के पास आ जाता है, उसमें लेटर पे लिखा होता है एड्रेसी डेड। सो एओ एसएससी को 148 नोटिस भेजता है 27/3/15 को। ये नोटिस वापस आ जाता है डिपार्टमेंट के पास कि सर्विस नहीं हुआ बिकॉज एसएससी इज डेड। फिर एओ 14 मार्च 15 जून 15 को इसका जो सन है लीगल एयर, उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करता है, और ये सन रिट पेटिशन के थ्रू हाई कोर्ट में आता है, कहता है ये नोटिस इनवैलिड है। बताइए लीगल हेयर सही है या नहीं? यस सही है, बिकॉज कोर्ट ने कहा कि लीगल हेयर को भी नोटिस इशू होना चाहिए था किस टाइम में? विद इन 6 years। जब विद इन 6 years आपने लीगल हेयर को नोटिस इशू नहीं किया, दैट it's clearly a case of time, it's a time barring case, and therefore the proceedings against the legal heir were quashed by the High Court on the ground it's time barred. Page 15, केस 7 ऑल्दो हम मॉड्यूल में कर चुके हैं,
आप अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन मेंटेनेबल तब होती है व्हेन द केस इज नॉट पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी। इस केस में क्या हुआ, जब असेसी ने एप्लीकेशन दी एआर को, एडवांस अथॉरिटी को, उसका केस पेंडिंग नहीं था, बट कुछ दिन बाद उसका केस स्क्रूटनी में लग गया, पेंडिंग हो गया। बताइए एआर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है, बिकॉज आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग कब नहीं होनी चाहिए? ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। चलिए इस बार आप सारे पास हो जाएंगे। नाइन्थ में है चिट फंड कंपनी है। देखिए चिट फंड कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, देखिए आप पैसा देते हैं चिट कंपनी को, फिर हर महीने चिट ऑक्शन होती है, सुना होगा आपने, चिट ऑक्शन होती है, और जो हाईएस्ट मतलब बोली लगाएगा चिट उसको मिल जाती है। जो बाकी पैसा बचता है उसको क्या करते हैं, बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और चिट फंड कंपनी से डिविडेंड कहती है। अब बताइए इशू क्या उठेगा यहां पर कि चिट फंड कंपनी को 194A में टीडीएस काटना चाहिए एज पर एओ। आपका क्या ख्याल है, इज इट इंटरेस्ट और नॉट? यही बात कोर्ट ने कही कि जो पैसा बट रहा है दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो लायबिलिटी अंडर सेक्शन 194A टू डिडक्ट द टीडीएस। ज्यादा रेस्टलेस मत होइए, ज्यादा रेस्टलेस मत होइए। प्लीज पेज 17 केस नंबर 13 असेसी की असेसमेंट हो गई, उसमें रिफंड निकाला गया, डिपार्टमेंट ने 5 महीने रिफंड नहीं दिया, और फिर बाद में एक डिमांड थी, उस डिमांड के अगेंस्ट रिफंड एडजस्ट कर दिया। अब इशू क्या अराइज हुआ होगा, इस 5 मंथ्स पीरियड के लिए असेसी को इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जब तक डिमांड एडजस्ट नहीं हुई है द मनी बिलोंग्स टू द असेसी, और डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा, डिपार्टमेंट इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, एंड देयरफॉर ऑन दिस एक्सेस मनी जो बाद में एडजस्ट हो रहा है रिफंड, उस पर डिपार्टमेंट इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। 14th case law is relief to some people. आपको सेक्शन 54 में 2 साल के अंदर घर परचेज करना होता है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब असेसी ने 2 साल के अंदर परचेज किया, एग्रीमेंट कर लिया कि विद इन 2 years
वो घर खरीद लेगा किसी से, उससे एग्रीमेंट हो गया, बट दूसरी पार्टी उसे फ्लैट बना के नहीं दे पाई, जो आज हो रहा है। बिल्डर फ्लैट नहीं बना के दे पा रहे, ऑल्दो कुछ लोगों ने अपने कैबिन इसलिए एग्जाम करा लिए थे कि हम 2 साल के अंदर परचेज कर लेंगे थ्रू द बिल्डर। तो असेसी ने बिल्डर से एग्रीमेंट किया टू परचेज द फ्लैट फ्रॉम द बिल्डर, और बिल्डर ने वादा किया एग्रीमेंट में 2 साल के अंदर दे दूंगा, पेमेंट भी कर दिया असेसी ने, बट बिल्डर की गलती से फ्लैट नहीं मिल पाया, फ्लैट मिला 4 साल बाद। बताइए 54 एग्जाम्पशन के लिए असेसी लायबल के लिए मिल जाएगा नहीं? हाई कोर्ट सेड यस, हाई कोर्ट सेड परचेज एग्रीमेंट 2 साल का था, उसे पेमेंट 2 साल में कर दी, ये तो बिल्डर की गलती है, फ्लैट नहीं मिल रहा। एंड अकॉर्डिंगली इन दिस केस एज पर हाई कोर्ट द डिडक्शन अंडर 54 विल बी अवेलेबल। 15th केस लॉ है कि असेसी ने अपना एक यूनिट बंद किया बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा था बंद करिए इसे, पॉल्यूशन फैला रही है, इसलिए असेसी उस यूनिट को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। बताइए शिफ्ट करने में जो एक्सपेंडिचर होगा, इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉट? कोर्ट सेड यस, इट इज वेरी मच अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्सटीन केस लॉ है, ये शायद मैंने कराया भी आपको, ये वाला लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उस दिन डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैंग कर गई, रात को 12 बजे के करीब वेबसाइट हैंग कर गई, इसलिए असेसी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे फाइल की, उसमें लॉस है। बताइए सीबीडीटी कोई लॉस मतलब डिले कंडोन कर देना चाहिए या नहीं? कर देना चाहिए, एंड लॉ शुड बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। एंड द लास्ट जजमेंट इज, एक हमने जजमेंट किया था राजीव शुक्ला, याद दिलाता हूं, सेक्शन 50 में, सेक्शन 50 जहां डेप्रिशिएबल एसेट पर गेन्स हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, बट अगर मैं बिल्डिंग 3 साल बाद बेची है तो आई कैन स्टिल क्लेम 54 एग्जेम्पशन, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म मानते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50। सेम चीज यहां पर है, मेरे शॉर्ट टर्म कैप गेन आए अंडर 50, बट ये है रियली लॉन्ग टर्म। रियली लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 3 इयर्स वाले एसेट है। अब क्या मैं लॉन्ग टर्म कैप लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं? बताइए लॉन्ग टर्म कैप लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैप गेन, बट हाई कोर्ट ने कहा हम शॉर्ट टर्म मानेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 50, अदरवाइज हम क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म मानेंगे, एंड देयरफॉर सेट ऑफ इज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी अमेंडमेंट्स मेरे हिसाब से। अच्छा, आप देखेंगे मैंने अब जजमेंट्स को काफी डिटेल में देना शुरू कर दिया है, अदरवाइज आई यूज्ड टू गिव ओनली 1 लाइन जजमेंट, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अपने पेपर्स निकलवाए इंस्टीट्यूट से और आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स मिल रहे हैं 1 आउट ऑफ 3, बिल्कुल सही जज आंसर है, मार्क्स इज 1 आउट ऑफ 3। रीजन है, जब आप मार्किंग पैटर्न देखेंगे तो ये मेरी आंसर शीट है, क्वेश्चन 1A एग्जामिनर यहां साइड में लिख जाता है 0, 1, हाफ। नाउ यू कैन सी द मार्कशीट्स, ये 0 दिया है, आपने इशू को आइडेंटिफाई नहीं किया क्वेश्चन में। ये 1 है, आपने आंसर सही दिया है। हाफ दिया है,
कि आपने जो सपोर्टिंग दी है, जिस बेसिस पर आंसर दिया है, वो अधूरी है, आधी है. You get 1.5 marks out of 3. So it's not something which is unknown. You can see, अगर किसी फ्रेंड ने आपकी मार्कशीट खिलवाई हो, this answer sheet, you can see this. और अभी 2 दिन पहले a friend of mine, his son is he got his paper from the institute. तो उसके पहले 3 क्वेश्चंस में इशू आइडेंटिफिकेशन जीरो था, क्योंकि इशू गलत आइडेंटिफाई किया था. एंड टू माय सरप्राइज, आगे जितने क्वेश्चंस थे उसमें इश्यूज ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था, बट एग्जामिनर कंसिस्टेंट जीरो देता रहा. यस, दिस इज व्हाट आई सॉ अ डे बिफोर यस्टरडे. बिकॉज एग्जामिनर ने माइंड सेटअप कर लिया, द स्टूडेंट डज नॉट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द इशू. So, just telling you from my experience, I'm gaining now. क्योंकि पहले तो हमारे मार्कशीट्स नहीं होती थी या मतलब आंसर शीट्स, तो हम स्पेकुलेट करते थे ऐसा होता होगा. बट नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट जितने भी मार्क्स हैं 1/3 इज फॉर आइडेंटिफाइंग द इशू, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. 1/3 इज फॉर द करेक्ट आंसर, कि आंसर क्या बनता है. एंड 1/3 इज फॉर सपोर्टिंग द आंसर, कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं. आपको सेक्शन नंबर नहीं लिखने की जरूरत. अच्छा, उसी में कॉपी में देख रहा था, उसने टीडीएस का क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ था. उसने कहा था ऑन रेंट 10% टीडीएस अंडर 194C 0. देखिए क्या होता है कि इतने हैवी सब्जेक्ट्स हैं. मेरे लिए तो बड़ा आसान है, 18 पेज दे दिए, 1 घंटे की क्लास लीजिएगा, कर लीजिए. बट आई नो द पेन यू पीपल हैव, सो यू हैव द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. बेसिकली अगर सेक्शन नंबर नहीं याद तो मत दीजिए प्लीज. ये करेंगे एग्जाम में खुद तक में आ जाता है. इवन आई डू, आई मीन गेट एंग्री ऑन दिस. Better don't write. It says rent on TDS 10%. That's all. और क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आपके चेक करके ना एग्जामिनर आपके बारे में माइंड बना लेता क्या है. Because I was surprised to see, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इशू आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं देख पाता. दैट स्टूडेंट के साथ देखिए मेरे सारे इशू आइडेंटिफिकेशन जीरो हैं. मैंने क्या गलती की है, तो मैं देखा पहले 3 इशू गलत थे, तो मैंने भी बस और नहीं देख रहा, मैं 2 और देख लो. देखिए मेरी भी देखिए ना, मुझे भी इरिटेशन होनी शुरू हो गई. जब 3 गलत है, मैंने मान लिया सारे गलत होंगे. तो सेम मेंटालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एग्जामिनर. तो जब मैंने आगे इश्यूज देखे, मैंने बिल्कुल परफेक्टली आइडेंटिफाई करा बंदा, बट 0. बिकॉज एज ए एग्जामिनर मैं पहले 2 क्वेश्चन से बना लेता हूं माइंड कि आपका कैलिबर क्या है बच्चे का. ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस यू हैव? जो आईसीडीएस के रिगार्डिंग अमेंडमेंट है, ये कह रहे हैं अब करूं ना करूं. अगर कर चुके हैं तो अब रिवाइज करते हुए मत करिएगा. अब क्योंकि उसे आप अंडू करने बैठ गए कि मुझे आईसीडीएस नहीं लगाना, तो मुझे डाउट है गलती ना कर जाए. अगर आपको याद हो, मैंने आईसीडीएस जो मैं बिल्कुल सर्टेन था वो कराया था. बाकी का था छोड़ दीजिए सारा. जितना मैंने कराया था उतना कर लीजिए. आप देखिएगा मैंने फिक्स एसेट के केस में बोरोइंग कॉस्ट में सारा आईसीडीएस छुड़वा दिया था. बिकॉज दोज आर द एरियाज ऑफ लिटिगेशन. प्लीज. तो फ्रेंड्स, आप जो आपने मॉड्यूल्स में किया वो कर लीजिए, आपके वही बहुत है. प्लस ये जो मैंने आपको 18 पेजेस दिए हैं, मैंने इसे पूरी रीजनिंग दी है. अदरवाइज आई कुड कट डाउन इट टू 4 or 5 पेजेस, बट वो फिर अलग से पढ़ेंगे तो शायद मतलब नहीं निकलेगा. तो मैंने पूरा वो दे दिया इसका सीक्वेंस. सो विद दीज 2 आई थिंक यू शुड बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन.
अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। Because as I always say, your destiny should be with you. You can beat anything except destiny. So friends, I wish you all the best and success in the examinations and in the life. So thank you very much.